नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है प्रस्तावना। प्रस्तावना के बारे में, इनकी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो प्रस्तावना अप्रवर्तनीय है। प्रस्तावना अप्रवर्तनीय है तथा प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है तथा प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय रूस से लिया गया है तथा प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना जो है ये फ्रांस से ली गई है। ठीक है, अगला है प्रस्तावना में से संबंधित कुछ केस हुए, जैसे कि बेरूबारी केस जो कि 1960 में हुआ था। इस केस के अंतर्गत कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अर्थात ये असंशोधनीय है। इसके पश्चात एक केस हुआ था केशवानंद भारती बनाम भारत संघ केस हुआ था, जो कि 1973 में हुआ था। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, इसके पश्चात प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन हुआ। 1976 में प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए: समाजवाद, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता। ये 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। ये तीनों शब्द मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। प्रस्तावना में कुछ न्याय हैं, जैसे कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समता का उल्लेख है: प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख है तथा प्रस्तावना में एक बंधुत्व का उल्लेख है। तो ये प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं जिनका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। प्रस्तावना में जो समाजवाद शब्द है उसका क्या अर्थ है? प्रस्तावना में जो समाजवाद लिखा गया है उसका क्या अर्थ है? तो प्रस्तावना में लिखित समाजवाद का अर्थ है गांधीवादी और नेहरू की विचारधारा से प्रभावित है। प्रस्तावना में उल्लिखित जो समाजवाद है वो गांधीवादी, और ये प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना में लिखित समाजवाद किसकी विचारधारा से प्रभावित है? तो प्रस्तावना में लिखित समाजवाद गांधी और नेहरू की विचारधारा से प्रभावित है। तो प्रस्तावना में जो लिखा गया है लोकतंत्रात्मक का अर्थ क्या होता है? लोकतंत्रात्मक का अर्थ होता है जहां अंतिम शक्ति जनता में निहित हो। जहां अंतिम शक्ति जनता में निहित हो उसी को लोकतंत्रात्मक कहते हैं। पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ होता है? जिस राज्य का या जिस देश का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होता उसी को पंथ निरपेक्षता कहते हैं। ठीक है, आगे प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द दिए गए हैं, जैसे किसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है? N.A. पालकीवाला ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है तथा प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा था कि प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठाकुरदास भार्गव ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ठाकुरदास भार्गव ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। इसके पश्चात प्रस्तावना संविधान का पवित्र दस्तावेज है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का पवित्र दस्तावेज है। इसके पश्चात प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। ये किसने कहा था? ये कहा था K.M. मुंशी ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। अब प्रस्तावना में संशोधन किस प्रकार से हो सकता है? प्रस्तावना में संशोधन केवल 368 की प्रक्रिया से ही संभव है। प्रस्तावना में संशोधन केवल 368 की प्रक्रिया से ही संभव है। साधारण बहुमत की प्रक्रिया से प्रस्तावना में संशोधन संभव नहीं है। ठीक है, प्रस्तावना में उल्लिखित एक गणराज्य शब्द है। गणराज्य शब्द का अर्थ ये है कि ऐसा देश जिसका राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। गणराज्य शब्द का अर्थ ये है कि ऐसा देश जिसका राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, नागरिक सभी पद पर आसीन होने के लिए योग्य हों, उसी को गणराज्य कहते हैं। ठीक है, जैसे प्रस्तावना में लिखे गए शब्द जो है वो संसद और राज्य विधान मंडल के कानूनों को ओवरराइड
नहीं कर सकते। एक बार फिर से सुनिए, प्रस्तावना में लिखे गए शब्द संसद और राज्य विधानमंडल के कानूनों को ओवरराइड नहीं कर सकते। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता की भावना, ये भी मूल कर्तव्य में लिखी गई है, ये मूल कर्तव्य में शामिल है। ये प्रस्तावना में भी लिखा गया है, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता की भावना, और ये मूल कर्तव्य में भी लिखा गया है। ठीक है, तो ये रहा प्रस्तावना, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। अब इसी तरह भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में, सभी एग्जाम में लगभग 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में तथा अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका प्रावधान किया गया है। मूल अधिकार का विधिक स्वरूप परिवर्तनीय है, यानी इसमें परिवर्तन किया जा सकता है तथा इसकी प्रकृति नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है। ठीक है, मूल अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मूल अधिकार की संख्या 7 थी, वर्तमान में मूल अधिकार की संख्या 6 है। 44वें संविधान संशोधन के तहत चूंकि जो 7 थी उस समय संपत्ति का अधिकार भी मूल अधिकार में आता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया तथा उसको 300 मूल अधिकार की श्रेणी से हटा के 300 का में उसको रख दिया गया। इसको संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर 300 का में रख दिया गया तथा उसको विधिक अधिकार बना दिया गया। किस संशोधन के तहत? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। वर्तमान में जो 6 मूल अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का प्रावधान है अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान है अनुच्छेद 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान है अनुच्छेद 25 से 28 तक तथा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, इसका प्रावधान है अनुच्छेद 29 से 30 तक। और सबसे लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका प्रावधान है अनुच्छेद 32 तक। ठीक है, तो मूल अधिकार जो भारतीय एवं विदेशी दोनों को प्राप्त हैं वो कौन कौन से हैं? मूल अधिकार, ये अक्सर पूछा जाता है कि ऐसे कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं और ऐसे कौन से मूल अधिकार हैं जो भारतीय एवं विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। तो आइए देखते हैं। अनुच्छेद 14, 20, 21 का 22 से लेकर 28 तक, ये सभी मूल अधिकार जो हैं ये भारतीय एवं विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। एक बार फिर से देखते हैं। अनुच्छेद 14, 20, 21 का 22 से लेकर 28 तक, ये सभी मूल अधिकार भारतीय एवं विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। और ऐसे कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय को प्राप्त हैं? तो ये है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए। जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, ये मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। राज्य के विरुद्ध मूल अधिकार कौन कौन से हैं? राज्य के विरुद्ध मूल अधिकार हैं अनुच्छेद 15। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा मूल अधिकार है या ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं जो राज्य के विरुद्ध प्रदर्शित करते हैं? तो अनुच्छेद 15, 16, 18 ये राज्य के विरुद्ध मूल अधिकार हैं। अनुच्छेद 15, 16, 18 ये राज्य के विरुद्ध मूल अधिकार हैं। मूल अधिकार अस्थायी होते हैं या अस्थायी होते हैं? मूल अधिकार अस्थायी होते हैं तथा सीमित होते हैं। मूल अधिकार अस्थायी होते हैं तथा सीमित होते हैं। मूल अधिकार नागरिकों के दावे हैं। किसके? नागरिकों के दावे हैं, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति का, भारत के यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो वह व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो इसलिए मूल अधिकार नागरिकों के दावे हैं। ऐसे मूल अधिकार जिसमें दंड का प्रावधान है वो कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 17, 23 और 24 ये मूल अधिकार ऐसे हैं जिसमें दंड का प्रावधान किया गया है। कौन कौन से? अनुच्छेद 17,
23, 24। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। यदि इसके विरुद्ध कोई जाता है तो उसको दंड दिया जा सकता है भारतीय संविधान के तहत। अनुच्छेद 23 में भी इसमें बेगार श्रम का विरोध है, बलात् श्रम का विरोध है। और अनुच्छेद 24 में जो 14 वर्ष से कम बच्चे हैं उनको कारखाने में कार्य नहीं कराया जा सकता है। यदि ऐसा कोई करता है तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान किया गया है। मूल अधिकार जो राज्य एवं निजी व्यक्ति के विरुद्ध हैं। ऐसे कौन से मूल अधिकार हैं जो राज्य के भी विरुद्ध हैं एवं निजी व्यक्ति के भी विरुद्ध हैं? वो है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। ये इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 17, ये दोनों जो तथ्य हैं ये इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, ये मूल अधिकार ऐसे हैं जो राज्य के भी विरुद्ध हैं और निजी व्यक्ति के भी विरुद्ध हैं। और ये ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें दंड का प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 12 से। अनुच्छेद 12 से शुरुआत करते हैं। क्योंकि 12 से 35 तक मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है, इसलिए अनुच्छेद 12 से शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 12 में क्या है? तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है तथा संसद एवं संघ सरकार के बारे में दिया गया है। और ये भी दिया गया है कि राज्य विधानमंडल एवं राज्य सरकार के बारे में भी दिया गया है। राज्य विधानमंडल एवं राज्य सरकार तथा अन्य प्राधिकारियों के बारे में दिया गया है। स्थानीय प्राधिकार के बारे में भी दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 12 में। यानी कि अनुच्छेद 12 के तहत जो राज्य की परिभाषा दी गई है उसके तहत संसद एवं संघ सरकार को, स्थानीय प्राधिकारी को, अन्य प्राधिकारी को, आरबीएम एवं राज्य सरकार को, इन सभी को राज्य माना गया है। अब देखते हैं कि स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। जैसे नगर पालिका का सदस्य है, जिला बोर्ड का सदस्य है, ये भी स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत आते हैं, इनको भी राज्य माना गया है। और अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत सभी राष्ट्रीयकृत बैंकें जो हैं और ओएनजीसी है, सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, ओएनजीसी, सेल, भारतीय कृषि अनुसंधान, ये इनको सभी को भी राज्य माना गया है। यानी इसके तहत वो सभी जो भी निकाय हैं, जो भी सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं या जो कि पब्लिक के लिए काम करते हैं, उन सभी को राज्य माना गया है। ठीक है, अनुच्छेद 12 के तहत उन सभी को राज्य माना गया है। अब आगे देखते हैं। अनुच्छेद 13 में क्या है? अनुच्छेद 13 में 13 के क्लॉज 1 में क्या है? अनुच्छेद 13 क्लॉज 1 में क्या है? संविधान निर्माण की पूर्व की विधियों से सुरक्षा। संविधान निर्माण की पूर्व की विधियों से सुरक्षा का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 13 क्लॉज 1 में। अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 में संविधान निर्माण की विधियों से सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। 13 क्लॉज 1 में था पूर्व की विधियों से सुरक्षा तथा 13 क्लॉज 2 में है विधियों से सुरक्षा। ठीक है, अनुच्छेद 13 क्लॉज 3 में है विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। विधि शब्द को, प्रश्न आता है कि विधि शब्द को भारतीय संविधान के किस मूल अधिकार में परिभाषित किया गया है, किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 13 क्लॉज 3 में। अब आते हैं अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 क्लॉज 1 में विधि के समक्ष समानता का प्रावधान किया गया है तथा अनुच्छेद 14 क्लॉज 2 में विधियों का समान रूप से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब जो अनुच्छेद 14 क्लॉज 1 में विधि के समक्ष समानता का प्रावधान किया गया है, इसकी ये कौन सी अवधारणा है? सकारात्मक है या नकारात्मक अवधारणा है? तो ये नकारात्मक अवधारणा है। विधि के समक्ष समानता नकारात्मक अवधारणा है और यह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो विधि के समक्ष समता जो है वो नकारात्मक अवधारणा है,
जो प्रोफेसर डाइसी के सिद्धांत से प्रेरित है, जो ब्रिटेन से ली गई है, तथा विधियों का समान रूप से संरक्षण, ये सकारात्मक अवधारणा है, ये अमेरिका से लिया गया है। विधियों का समान रूप से संरक्षण ये अनुच्छेद 14 के क्लॉज 2 में उल्लिखित है और ये सकारात्मक अवधारणा है तथा ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। अब है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या प्रावधान है? राज्य केवल धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव स्वीकार नहीं करेगा। ये 5 आधार हैं। कौन कौन से? राज्य केवल धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थलों पे, किसमें? सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव स्वीकार नहीं करेगा। यह अनुच्छेद 15 में इसका प्रावधान किया गया है। अब है अनुच्छेद 15 क्लॉज 1। अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 में दिया गया है कि राज्य 5 आधारों पर सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव नहीं करेगा। कौन कौन से? कौन कौन से 5 आधार हैं? वो 5 आधार हैं धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान। कौन कौन से 5 आधार हैं? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल। इन 5 आधारों पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 में इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 15 क्लॉज 2 में सार्वजनिक स्थलों पर निजी व्यक्ति भी भेदभाव नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थलों पर निजी व्यक्ति भी भेदभाव नहीं करेगा। ये 15 क्लॉज 2 में इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 15 क्लॉज 3 में राज्य बच्चों एवं महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। यानी उदाहरण के लिए, जैसे यदि कोई बच्चा हो या कोई महिला हो किसी सार्वजनिक स्थान पर जाता है तो उसके लिए विशेष प्रावधान राज्य कर सकता है कि उसको छूट दे सकता है कि उसको, यानी कि बच्चा और महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान किया जा सकता है। ठीक है, ये 15 क्लॉज 2 में इसका प्रावधान है। राज्य बच्चों एवं महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। विशेष प्रावधान का मतलब क्या होता है कि जैसे 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए विशेष, 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, 14 वर्ष तक के लिए जो बच्चे होते हैं उनके लिए फ्री शिक्षा का प्रावधान राज्य की तरफ से किया गया है। तथा महिलाओं को किसी भी जॉब में जाती हैं तो उनके लिए मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया है। लेकिन वो पितृत्व अवकाश का प्रावधान नहीं है, लेकिन मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया है। और ये अनुच्छेद 15 क्लॉज 3 में अगर ऐसा न लिखा होता तो शायद ये व्यवस्था राज्य नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसीलिए अनुच्छेद 15 क्लॉज 3 में लिखा गया है कि राज्य बच्चों एवं महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। आप कभी मेट्रो में जाते होंगे तो मेट्रो में देखते होंगे महिलाओं के लिए विशेष आरक्षित सीटें होती हैं। ये सीटें केवल महिलाओं के लिए हैं। इसका मतलब है कि राज्य जो है महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 15 क्लॉज 4। अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 में क्या प्रावधान है? राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए भी विशेष प्रावधान कर सकता है। इसका क्या मतलब है कि जो भी सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं या शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान, यानी कि जैसे कि आरक्षण जिसको बोलते हैं, आरक्षण जैसे SC ST इन सभी के लिए आरक्षण का प्रावधान है। किसी जॉब में हो या किसी कहीं पर भी एडमिशन लेना हो तो उनके लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 में इसका प्रावधान उल्लिखित है। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 इम्पॉर्टेंट है। इसके तहत प्रावधान किया गया कि राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 कहता है कि सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में SC ST के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। ये अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 कहता है कि सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में SC ST के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। तथा अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 कहता है कि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्गों के लिए जो EWS का आरक्षण किया गया है, EWS का इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो आरक्षण है वो अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 में इसका प्रावधान किया गया है कि आर्थिक रूप से पिछड़े, आर्थिक रूप से कमजोर व सामान्य वर्गों को शिक्षण संस्थानों में 10% का आरक्षण मिलेगा। ये अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 में इसका प्रावधान किया गया है।
अनुच्छेद 16 में अब देखते हैं अनुच्छेद 16 में राज्य 7 आधारों पर राज्य के अधीन नौकरियों में भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 कहता है राज्य 7 आधारों पर राज्य के अधीन नौकरियों में भेदभाव नहीं करेगा, तथा अनुच्छेद 16 क्लॉज 1 में भी यही लिखा गया है कि राज्य 7 आधारों पर राज्य के अधीन नौकरियों में भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये 7 आधार कौन कौन से हैं। राज्य 7 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। तो जैसे कि अनुच्छेद 15 में हम देखे थे कि 5 आधार दिए गए थे, वो कौन कौन से थे? जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर। धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान। तो अनुच्छेद 16 में ये पांचों तो हैं, धर्म, जाति, लिंग, मूल स्थान, ये 7 पांचों तो हैं, लेकिन इसके अलावा जो 2 और हैं वो हैं वंश क्रम तथा निवास स्थान। वंश क्रम तथा निवास स्थान 2 और हैं। इन 7 आधारों पर राज्य के अधीन नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये 7 आधार कौन कौन से हैं एक बार फिर से देखते हैं। धर्म, जाति, लिंग, मूल एवं जन्म स्थान, तथा इसमें 2 और हैं, वंश क्रम एवं निवास स्थान के आधार पर राज्य के अधीन नौकरियों में भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 16 में लिखित है। अनुच्छेद 16 क्लॉज 1 में भी यही लिखा गया है, तथा अनुच्छेद 16 क्लॉज 2 में राज्य के अधीन नौकरियों में सबको समान अवसर मिलेंगे। अनुच्छेद 16 क्लॉज 2 में लिखा गया है कि राज्य के अधीन नौकरियों में सबको समान अवसर मिलेंगे। अनुच्छेद 16 क्लॉज 3 में लिखा गया है कि राज्य कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तथा 16 क्लॉज 4 में लिखा गया है राज्य पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण देगा। तो जो पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान है वो अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 में इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 16 क्लॉज 5 में लिखा गया है कि धार्मिक संस्थानों में उस धर्म के अनुयायी को विशेष प्रावधान दिया जा सकता है। क्लॉज 5 में 16 क्लॉज 5 में लिखा गया है कि धार्मिक संस्थानों में उस धर्म के अनुयायी को विशेष प्रावधान दिया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 16 क्लॉज 6 में लिखा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्गों को नौकरियों में 10% का प्रावधान का आरक्षण मिलेगा। तो अनुच्छेद 16 क्लॉज 6 में भी लिखा गया है कि जो EWS का आरक्षण है 10% का, वो नौकरियों में उन लोगों को आरक्षण मिलेगा। ये अनुच्छेद 16 क्लॉज 6 में इसका प्रावधान किया गया है। अब है अनुच्छेद 15 और 16 में हम लोग तुलना करते हैं, क्या क्या समानता है, क्या क्या अंतर है। तो अनुच्छेद 15 और 16 में जो समानता है कि दोनों भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। जो अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 ये दोनों अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है, और दोनों राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। ठीक है, और अंतर क्या है दोनों में? अनुच्छेद 15 और 16 में अंतर ये है कि अनुच्छेद 15 सार्वजनिक स्थल पर भेदभाव से संरक्षण देता है। किस आधार पर? सार्वजनिक स्थल पर भेदभाव से संरक्षण देता है, जबकि अनुच्छेद 16 नौकरियों में भेदभाव से संरक्षण देता है। ठीक है, अनुच्छेद 15 सार्वजनिक स्थल पर भेदभाव से संरक्षण देता है, जबकि अनुच्छेद 16 सार्वजनिक नौकरियों में भेदभाव से संरक्षण देता है। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, यानी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 17 के तहत जो महत्वपूर्ण अधिनियम बनाए गए, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, सिविल अधिकार संहिता अधिनियम 1976, अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम 1989, ये अस्पृश्यता के निवारण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम बनाए गए। ठीक है, अब है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का प्रावधान है। इसका उपाधियों का अंत। तो अनुच्छेद 18 क्लॉज 1 में
क्लॉज 1 में कहा गया है कि राज्य उपाधियां नहीं देगा। अनुच्छेद 18 क्लॉज 1 में कहा गया है कि राज्य उपाधियां नहीं देगा। अनुच्छेद 18 क्लॉज 2 में कहा गया है कि भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधियां नहीं लेगा, यानी कि जो भारतीय नागरिक हैं वो किसी विदेशी राज्य से उपाधियां नहीं लेगा। तथा अनुच्छेद 18 क्लॉज 3 में कहा गया है कि भारत के किसी सेवाओं में कार्यरत राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 18 क्लॉज 3 में कहा गया है कि भारत के किसी सेवाओं में कार्यरत राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा। ये अनुच्छेद 18 क्लॉज 3 में कहा गया है। अब है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसके अंतर्गत क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 में। प्रारंभ में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, जो प्रारंभ में भारतीय संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, तथा वर्तमान में केवल 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, वो 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। पहली है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्ण इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। तीसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है आंदोलन की स्वतंत्रता। पांचवा है भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने की स्वतंत्रता। और छठा है कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता। व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता, किसी भी हिस्से में निवास करने की स्वतंत्रता, आंदोलन की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण इकट्ठा होने की स्वतंत्रता तथा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इन 6 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 में किया गया है। अब है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराध के संबंध में स्वतंत्रता मिलेगी। अपराध के संबंध में स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 20 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 20 क्लॉज 1 कहता है किसी भी व्यक्ति को अपराधी तब तक नहीं माना जाएगा जब तक उसके द्वारा किया गया अपराध की श्रेणी में ना आता हो। अनुच्छेद 20 क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को अपराधी तब तक नहीं माना जाएगा जब तक उसके द्वारा किया गया अपराध की श्रेणी में ना आता हो। ठीक है, यह अनुच्छेद 20 कहता है। उतना, यानी कि उसको यदि मान लीजिए अपराधी मान लिया गया हो तो उसको उतना ही दंड दिया जाएगा जितना अपराध के समय प्रस्तावित था। ठीक है, तो यह अनुच्छेद 20 क्लॉज 1 में इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 20 क्लॉज 2 कहता है कि एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जा सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति चोरी करता है तो चोरी के लिए जो दंड का प्रावधान है वो मान लीजिए 6 महीने के लिए दंड का प्रावधान है चोरी के लिए, तो वही दंड दिया जा सकता है। उसके लिए उसको बार बार दंड नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 20 क्लॉज 2 कहता है कि एक अपराध के लिए एक बार ही दंड दिया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 20 क्लॉज 3 कहता है कि अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी कि हम चोरी कर लिए तो हमसे खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए कोई भी हमको बाध्य नहीं कर सकता। अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अब है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 के तहत एक गोपालन केस था 1950। एक गोपालन केस 1950। इसके तहत कहा गया है कि जीवन के अधिकार की सीमित व्याख्या की गई। इसमें एक गोपालन केस 1950 में कहा गया कि जीवन के अधिकार की सीमित व्याख्या की गई और जीवन के अधिकार का संबंध जीवित रहने से बताया गया। जीवन के अधिकार का संबंध जीवित रहने से बताया गया। ये किस केस में बताया गया? एक गोपालन केस 1950 में। अब एक और केस आया था अनुच्छेद 21 के तहत मेनका गांधी केस 1978। मेनका गांधी केस 1978 में भी बताया गया कि जीवन के अधिकार की व्यापक व्याख्या करते हुए जीवन के अधिकार का संबंध एक गरिमापूर्ण जीवन जीने से बताया गया। ठीक है, जीवन के अधिकार का संबंध एक गरिमापूर्ण जीवन जीने से बताया गया। अक्सर पूछा जाता है गरिमापूर्ण जीवन जीने का संबंध किस केस से संबंधित है, तो मेनका गांधी केस 1978 से संबंधित है।
अब देखते हैं कि अनुच्छेद 21 में के दायरे में कौन कौन से मूल अधिकार आते हैं। तो निद्रा का अधिकार ये अनुच्छेद 21 में आता है। निजता का अधिकार, अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है। पासपोर्ट रखने का अधिकार है। विदेशी यात्रा करने का अधिकार है। ये सभी अधिकार जो हैं ये अनुच्छेद 21 के दायरे में आते हैं। इसके अलावा मनमाने तरीके से हथकड़ी न लगाने का अधिकार है। विदेशी यात्रा करने का अधिकार है। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न न करने का अधिकार है। ये सभी अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं। अब है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण का अधिकार है। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण का अधिकार है तथा अनुच्छेद 22 क्लॉज 1 कहता है गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। गिरफ्तारी क्यों गिरफ्तार किया गया है आपको इसका कारण बताया जाएगा। अनुच्छेद 22 क्लॉज 2 कहता है कि 24 घंटे के अंदर न्यायालय में आपको प्रस्तुत किया जाएगा। 24 घंटे के अंदर। 24 घंटा कैसे जोड़ा जाता है? 24 घंटा जोड़ा जाता है कि परिवहन का समय उसमें से 24 घंटे में शामिल नहीं होता है। बाकी 24 घंटे के अंदर जब आप गिरफ्तार होते हैं उसके 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में प्रस्तुत ही किया जाएगा, लेकिन उसमें जो परिवहन का समय है उसको शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है। और जो अनुच्छेद 22 क्लॉज 1 में जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसको गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। अनुच्छेद 22 क्लॉज 3 कहता है कि अपनी मर्जी का वकील रखने का अधिकार आपको प्राप्त होगा। यदि आप गिरफ्तार होते हैं तो आप अपनी मर्जी का वकील रख सकते हैं। ये 22 क्लॉज 3 में ऐसा बताया गया है। अब है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव का दुर्व्यापार, बेगार, बलात्श्रम नहीं होगा। इसके प्रति अनुच्छेद 23 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 23 में मानव का दुर्व्यापार, बेगार, बलात्श्रम के विरोध में अनुच्छेद 23 में प्रावधान किया गया है कि आप कोई भी व्यक्ति मानव का दुर्व्यापार नहीं कर सकता, बेगारी नहीं करा सकता तथा बलात्श्रम नहीं करा सकता। तो ये अनुच्छेद 23 में इसका प्रावधान किया गया है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम हैं। इसके निवारण के लिए, दुर्व्यापार, बेगार, बलात्श्रम निवारण के लिए कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम बनाए गए। जैसे अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956, अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956 बनाया गया। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976। अगला है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 कहता है कि जो बच्चे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को, अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी खतरनाक कारखाने या फैक्ट्री पर काम पर नहीं लगाया जाएगा। जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको किसी खतरनाक कारखाना हो या फैक्ट्री हो उन पे काम पर नहीं लगाया जाएगा। तथा इसके लिए एक कुछ अधिनियम भी बनाए गए, जैसे कारखाना अधिनियम 1948, बलात्श्रम अधिनियम 1951 तथा बाल श्रम निवारण अधिनियम 1986। ठीक है। और राज्य किसी सार्वजनिक कार्य में राज्य किसी सार्वजनिक कार्य में लगा सकता है। जो सार्वजनिक कार्य हैं उसमें राज्य के द्वारा लगाया जा सकता है, लेकिन किसी खतरनाक कारखाने में या फैक्ट्री में उनको नहीं लगाया जा सकता। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 25 कहता है कि किसी भी धर्म को मानने या ना मानने की स्वतंत्रता होगी हर एक व्यक्ति को। अनुच्छेद 25 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म को मानने या ना मानने की स्वतंत्रता है तथा धर्म का प्रचार करने और प्रसार करने की भी स्वतंत्रता है। धार्मिक आचरण करने की भी स्वतंत्रता है। मतलब अनुच्छेद 25 जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, किसी धर्म को मानने ना मानने की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार देता है तथा धार्मिक आचरण करने का भी अधिकार देता है। सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार ये अनुच्छेद 25 से भी संबंधित है। सभी हिंदू धार्मिक संस्थान सभी हिंदू वर्गों के लिए खोल दिया जाएगा। यहाँ हिंदू का मतलब है कि हिंदू के अंतर्गत सिख, बौद्ध, जैन ये तीनों आते हैं। हिंदू के अंतर्गत सिख, बौद्ध, जैन ये तीनों आते हैं। सभी हिंदू धार्मिक संस्थान सभी हिंदू वर्गों के लिए खोल दिया जाएगा। अनुच्छेद 26 कहता है
कि चल या अचल संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं। चल या अचल संपत्ति का अर्जन भी कर सकते हैं तथा उस संपत्ति पर प्रशासन भी कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 26 कहता है। अनुच्छेद 25 से कुछ एक नोट लिख लीजिए कि अनुच्छेद 25-26 के तहत जो भी धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है वह सार्वजनिक स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और नैतिकता के अधीन रहते हुए प्राप्त है। इसके अतिरिक्त यदि आप गैर कानूनी तरीके से यदि आप ये सब करते हैं तो आप दोषी ठहराए जाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 27 कहता है कि कर ना देने के संबंध में स्वतंत्रता का प्रावधान है। कर ना देने के संबंध में स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 27 में। ठीक है, राज्य नागरिक के ऊपर ऐसा कोई कर आरोपित नहीं करेगी जिससे आने वाला धन का प्रयोग किसी विशेष धर्म के उत्थान के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो राज्य जो है धर्म के संबंधित कोई भी कर नहीं लगाता है। ठीक है, तो कर ना देने के संबंध में स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 27 में किया गया है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा के संबंध में स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। धार्मिक शिक्षा में राज्य द्वारा जो पूर्णतः वित्त पोषित संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो राज्य के द्वारा जो पूर्णतः वित्त पोषित संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, और जो मान्यता प्राप्त संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा के दी जा सकती है लेकिन बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और जो अन्य शिक्षा संस्थान है, जो प्राइवेट संस्थान है, जो स्वपोषित हैं, उनमें शिक्षा दी जा सकती है और धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य भी किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 28 में इसका प्रावधान किया गया है। अब अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 29 क्लॉज 1 कहता है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 क्लॉज 1 कहता है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 क्लॉज 2 कहता है कि राज्य द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में धर्म, जाति, मूल वंश, भाषा के आधार पर प्रवेश में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 29 क्लॉज 2 कहता है कि जो राज्य द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थान है उसमें धर्म, जाति, मूल वंश, भाषा के आधार पर प्रवेश में भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 29 क्लॉज 2 में लिखा गया है। ठीक है, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में भाषाई क्या लिखा गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों को अपने मनोकूल शिक्षण संस्थान की स्थापना का अधिकार है। जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनको अपने मनोकूल शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार है तथा अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। पहला है अनुच्छेद 30 में कि भाषाई अल्पसंख्यक जो हैं उनको अपने मनोकूल शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार दिया गया है तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों के प्रशासन का भी अधिकार दिया गया है। पहली बात तो अपने मनोकूल शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं तथा उन पर प्रशासन करने का भी अधिकार अनुच्छेद 30 के अंतर्गत किया गया है। और अनुच्छेद 30 के अंतर्गत ये भी कहा गया है कि अल्पसंख्यक शब्द को भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। ऐसा अनुच्छेद 30 में लिखा गया है। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 जो है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको अनुच्छेद 31 से निरसित कर दिया गया है। अब है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यानी कि यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 32 को इसलिए भारतीय भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ये रहा भारतीय संविधान में जो उल्लिखित 6 मौलिक अधिकार हैं अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। तो ये ऐसा टॉपिक है जिसमें से लगभग 2 या 3 प्रश्न
अवश्य पूछे जाएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।